कर्नाटक में तमाम 14 बागी अरकान असेंबली की रुकनीत मंसूख कर दी गई है। स्पीकर आर रमेश कुमार ने 11 कांग्रेसी बागी एमएलए और जेडीएस के 3 बागी एमएलए की रुकनीत मंसूख करने का ऐलान किया। कबल स्पीकर रमेश कुमार ने 3 एमएलए को नाअहल करार दिया था। 14 अरकान असेंबली के नाअहल करार देने के बाद अब यह तादाद 17 हो गई है। स्पीकर के फैसले के मुताबिक अब 15वीं असेंबली की मियाद पूरी न होने तक नाअहल करार दिए गए अरकान इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते। फैसले के बाद स्पीकर रमेश कुमार ने कहा कि मैंने कोई चाल या ड्रामा नहीं किया, बल्कि नरमी से फैसला किया है। कल बीएस येडियुरप्पा को अक्सरियत साबित करनी है। By the Chief Minister, I have directed the Secretariat of Karnataka Legislature Assembly to convene a meeting of the honorable members of the House for tomorrow, that is 29th at 11 a.m. with a specific agenda. Number 1, to allow the motion of confidence vote being tabled by Sri B.S. Yediyurappa to be taken up for consideration. Based on that, subsequently to consider, discuss and vote on the appropriation bill. I am trying to be very clear, as our friends from English media should not again come back to me with questions. I am trying to make everything very, very clear. As a result of this, the Secretariat of the Speaker and as well the Karnataka Legislative Assembly have remained in office both on Saturday and Sunday, as we had to comply with the situation into which we are placed. I take this opportunity to pay my obeisance to my great leader. I touch his feet. I salute that great man. This country has witnessed and seen, we have been a witness for the presence of such stalwarts on the horizon of Indian politics. The way I am being pressurized mentally to deal with a situation by being the speaker, and all these things have pushed me into a sea of depression. हिंदुस्तानी इस्लामी स्कॉलर जाकिर नाइक के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया है। हिंदुस्तान की तीसरी कोशिश को इंटरपोल ने नाकाम करते हुए नोटिस जारी करने से इनकार किया। इंटरपोल के मुताबिक जाकिर नाइक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और हिंदुस्तान अपने इल्जामात को साबित करने में नाकाम रहा है। इंटरपोल ने जाकिर नाइक से मुतालिक सभी डाटा को खत्म करने के अपने सभी दफ्तरों में हिदायत दी है। इंटरपोल कमीशन ने अपने 109वें सेशन के दौरान यह फैसला लिया है। हिंदुस्तान ने जाकिर नाइक के इदारे इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 2016 में पाबंदी आयद की थी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अमित राय से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, इंटरपोल का जो फैसला आया है, जाकिर नाइक को कितनी राहत मिल सकती है इससे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो लेटर है वो जाकिर नाइक द्वारा इशू किया गया है और ये 22 तारीख का ये साफ तौर पे जो बताया ये गया है कि जिस तरह से भारत सरकार ने इंटरपोल से जो है कहा था कि जाकिर नाइक के खिलाफ जो है रेड कॉर्नर नोटिस जो है जारी किया जाए, लेकिन इसमें जो बताया गया है लेटर में कि भारत सरकार की उस अपील को जो है वो ठुकरा दी गई है उस अपील को। और ये कहा गया था कि और ये भी आदेश जो है दिया गया है कि जितने भी अधिकारी हैं इंटरपोल के, उन अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि जितने भी दस्तावेज हैं या जो भी जो पेपर हैं जाकिर नाइक के खिलाफ जो डेटा है उसको सारी चीजों को जो है उसको डिलीट कर दिया जाए। ये आदेश दिया गया। कहीं ना कहीं जाकिर नाइक के लिए जो है राहत की खबर, लेकिन ये लेटर जो है जाकिर नाइक ने इशू किया है। अब इस लेटर की विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिरकार क्या ये लेटर सही है? और इससे भारत सरकार की तरफ से जो है अभी तक कोई भी जानकारी जो है सामने नहीं आई। लेकिन अगर इस लेटर की माने, इसमें साफ तौर पर बताया गया जिस तरह से भारत सरकार की अपील की रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है, उस अपील को जो है इंटरपोल ने ठुकरा दिया है। बिल्कुल अमित, एक चीज और जानना चाहेंगे, जाकिर नाइक का जो फाउंडेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस पर 2016 से पाबंदी लगी है, तो क्या वो पाबंदी हटाई जा सकती है?
देखिए, ये चीजें तो सारी जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी तक इसके बाद जो भारत सरकार का रुख जो है वो साफ नहीं हो पाया है कि क्या आधिकारिक तौर पे जो है इसका बयान आया है। लेकिन हमने देखा था जिस तरह से पिछले साल जो है मुंबई सटे इलाकों से कुछ गिरफ्तारियां हुई थी और उन पर यह आरोप था, जो एटीएस ने गिरफ्तार किए थे, कि वो प्रसाद में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते थे और जाकिर नाइक से प्रेरित थे। तो कहीं न कहीं इस मामले में जो एटीएस ने चार्जशीट फाइल की, उस चार्जशीट में भी जाकिर नाइक का जो है जिक्र किया गया था। तो ऐसे में जाकिर नाइक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब ये जो जानकारी जाकिर नाइक द्वारा जो है इस लेटर को जो है मीडिया में लाया गया है, इस लेटर की कितनी विश्वसनीयता है, क्योंकि इस मामले में अभी तक 22 जुलाई को लेटर इशू किया गया था और अभी तक जो है भारत सरकार की तरफ से कोई रुख नहीं आया है। तो एक बार भारत सरकार की तरफ से रुख साफ हो जाए तब समझ में आएगा कि कितनी राहत जाकिर नाइक को मिली है, क्या ये खबर जो है बिल्कुल सही है और किस तरह से उसके जो संगठन है उस पर क्या कार्रवाई होगी या उससे राहत मिलेगी, ये तो सरकार के बयान के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए अमित, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत के जराये से खबर आई है कि कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवाल ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना मुखालिफ कार्रवाइयों के ताल्लुक से एक मीटिंग की। ये मीटिंग वादी कश्मीर में दहशतगर्दों की बड़ी कार्रवाई के खदशे के पेश नजर की गई। मीटिंग में हिफाजती इंतजाम को मुस्तहकम बनाने के गरज से वादी में नीम फौजी दस्तों के मजीद 100 टुकड़ियों की तैनाती का फैसला लिया गया। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, बिहार से छपरा में 7 बच्चे फौत हो गए हैं। इसवापुर के डोइला गांव में तालाब में डूब गए बच्चे, 10 बच्चे डूबे थे जिनमें से 3 को बचा लिया गया। डूबकर हलाक होने वाले तमाम बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई। आपको बता दें, खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां छपरा में 7 बच्चे फौत हो गए हैं। इसवापुर के डोइला गांव में तालाब में डूब गए थे ये बच्चे, 10 बच्चे डूबे थे जिनमें से 3 को बचा लिया गया है। डूबकर हलाक होने वाले तमाम बच्चों की लाशें बरामद कर ली गई हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार के छपरा से, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। छपरा में 7 बच्चे फौत हो गए हैं। इसवापुर के डोइला गांव में तालाब में डूबने से इन बच्चों की मौत हुई। 10 बच्चे डूबे थे जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि डूबकर हलाक होने वाले जो बच्चे थे उनकी लाशें बरामद कर ली गई हैं। मुंबई में मानसून को लेकर महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुंबई में मूसलाधार बारिश हो सकती है। वहीं बीती शब हुई जबरदस्त बारिश से मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया था। वहीं ट्रैफिक के साथ साथ लोकल ट्रेन भी मुतासिर हुई थी, जबकि मुतअद्दिद परवाज के उड़ान में भी तब्दीली की गई थी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां समानुवादी प्रशांत पांडे जुड़े। प्रशांत, एक बार फिर अलर्ट जारी किया गया मुंबई में तेज बारिश का, किस तरह का माहौल बना हुआ है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए आजम, मैं आपको बताऊं कि सवेरे से ही बारिश का ही माहौल बना हुआ है, लेकिन बारिश रुक रुक कर आज के दिन मुंबई में हो रही है। मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो ये मुंबई का वर्ली सीलिंग इलाका है। आप देखें तो जो चौपाटी है पूरी तरह से आपको खाली नजर रहा होगा, कोई भी यहाँ पर बाहर नहीं निकला है। वजह यही है कि मौसम विभाग ने जिस तरह से कल साफ किया था कि लगातार बारिश के चलते लोगों को जो है काफी दिक्कतें आएंगी, लोग घरों से बाहर ना निकले, और आज ऑरेंज अलर्ट किया था, यानी बहुत मूसलाधार बारिश मुंबई के कुछ हिस्सों में हो सकती है, जिसे ध्यान में रखते हुए लोगों को हिदायत दी गई थी घरों से कम बाहर निकले। कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि कल हमने जिस तरह से बारिश देखी, जिसके चलते 11 उड़ानें मुंबई से रद्द की गई थी और 9 उड़ानें जो मुंबई की तरफ आ रही थी उन्हें पास के दूसरे हवाई अड्डों पर उतारा गया, क्योंकि कल जो मुंबई का हालात था वो तस्वीरें सबके सामने थी। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए रविवार का दिन आज है, लोग घरों से बाहर निकलते खास तौर पर चौपाटी घूमने के लिए, लेकिन चौपाटी का नजारा पूरा फीका नजर आ रहा है। सिर्फ वजह यही है कि जिस तरह से हाई अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया, मौसम विभाग ने एकदम साफ कर दिया था कि आज जो है ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट यानी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं मुंबई के जहां पर बहुत मूसलाधार बारिश हो सकती है और लोगों को दिक्कतें होगी अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे। प्रशांत, एक चीज और जानना चाहेंगे, इससे पहले हमने देखा लोगों को जो मुंबई का रहा है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बीएमसी कितना तैयार है इस अलर्ट के बाद? ऑरेंज अलर्ट आपने कहा जारी किया गया, तो क्या बीएमसी तैयार है पूरी तरह से?
बिल्कुल, देखिए रविवार का दिन है और बीएमसी की तरफ से एक डेटा दिया गया है कि कौन कौन से इलाके में उनके कौन कौन से कर्मचारी और कौन कौन से स्पॉट पर रहेंगे। छुट्टियां जो है आज के दिन भले बीएमसी की होती है, लेकिन उनके कामगारों को अलर्ट पर रखा गया है। जरूरत जहां पड़ेगी वहां पर उनको स्पॉट पे तुरंत रवाना कर दिया जाएगा, क्योंकि कल का जो मंजर हमने देखा महालक्ष्मी एक्सप्रेस का, जिस तरह से वागनी और बदलापुर के बीच वो ट्रेन रुकी और जिसमें 700 से ज्यादा यात्री फंसे थे, 17 घंटे वहां फंसने के बाद उन्हें किसी न किसी तरह बाहर निकाला गया। तमाम एजेंसियां जब रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी तो लोगों को बाहर निकाला गया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने सभी उनके जो कर्मचारी हैं एरिया वाइज किसका कौन सा इलाका आएगा उन्हें सभी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है और कहा है कि जब जरूरत पड़ेगी तुरंत उनको रवानगी मौके वारदात पर जाना पड़ेगा। उनको आज के दिन छुट्टी सिर्फ नाम के लिए दिया गया है। जिस तरह से मौसम विभाग ने इशारा दिया था कि हाई अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट है, तो उन सभी इलाकों में जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियां ऑलमोस्ट रद्द के कगार पर, उनको तैयार रहने के लिए कहा गया है। जब जरूरत पड़ेगी उनको तुरंत मौके वारदात पर रवाना किया जाएगा। लेकिन राहत की बात यह है कि कल जिस तरह से मूसलाधार बारिश हो रही थी, हमने देखा रेल यातायात हो या सड़क यातायात हो या फिर हवाई यातायात हो, पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। लेकिन आज अलर्ट के बावजूद बारिश जो है मुंबई में हो रही, लेकिन रुक रुक कर हो रही, जिसकी वजह से लोगों को राहत है। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में सैलाब का कहर जारी है, जिसकी वजह से अब भी कई अजला मुतासिर है। सैलाब की वजह से लोगों को बेपनाह दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं, सड़कें और गलियां जेरे आब आकर बर्बाद हो चुकी हैं। सैलाब मुतासिर अफराद महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं और कैंपों में पनाह लिए हुए हैं। बाढ़ ने ऐसे तो बिहार के कई जिलों के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है, लेकिन दरभंगा में इसका असर कुछ ज़्यादा ही देखा जा रहा है। इस वक्त हम एक बाढ़ पीड़ित इलाके में हैं और एक तटबंध बनाया गया है। इसी तटबंध पे लोग रहने को मजबूर है। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर वक्त इसी तटबंध पे इन्हें रहना है और ऐसे ही टेंट बना के, छोटे छोटे टेंट बना के अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहे हैं लोग। और टेंट इतना छोटा है कि इसमें कई बार पूरा परिवार भी नहीं समा पाता है, लेकिन मजबूरी है इनकी, जाए तो जाए कहाँ। यही समस्या है इस बार बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात है कि समस्या क्या है, यही जान लेते हैं उनसे। क्या दिक्कत होता है चाची? ये दिक्कत होता है सर से, वह बाल बच्चा झोपड़ी में रहता है, रौदा उगता है, में जल पाता है, एकदम गर्मी से, एकदम सर्दी गर्मी एकदम टकराता है, उसे सबके मन खराब होता है। आलू बैगन के सब्जी दे ने अच्छा रहे ने किछो ने मसाला उसाला किछ ने ओए लगले खिचड़ी दो दे, लगले सब्जी भात दो दे। की करू, गरीब आदमी छी त वो त दिया पुता अपन वो सर्दी बर्दी भेले, अब के खाए अरबा के भात आय। अच्छा, ये फूल है, जार बुखार सर्दी खोखी बुरा के अपने एक टेंट बना के छोटा सा आशियाना बनाया है लोगों ने और लेप के, गोबर से लेप करके किसी तरीके से घर को अपना शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है स्थिति। देखिए, जानवरों को भी यही रखा गया है। कई कठिनाइयां हैं लोगों के साथ, कई कठिनाइयां हैं और समस्या इस बात को लेके है कि प्रशासनिक दावे जो किए जा रहे हैं उस पर सवाल खड़े होते हैं। क्या चाची, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे? हाँ, दही है, सब कुछ दही है, चावल चूरा चीनी उन्नी बिस्कुट उस्कुट धिया पुता के सब दही। चलिए, कुछ ऐसे लोग भी मिले जिन्हें इस बात की संतुष्टि है कि जो समस्या है उस पर सरकार ध्यान भी दे रही है। और ये देखिए, इनका छोटा सा इन्होंने एक तरीके से किचन भी बना रखा है। अब से पीछे मत जाइए, एक छोटा सा किचन बना रखा है, चूल्हा भी लगा रखा है ताकि अगर खाने में सरकार तरफ से देर होती है तो वो खाना खुद से भी बना लें। तो ये देखिए, हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग किस तरीके से समस्या से जूझ रहे हैं, खासकर बाढ़ पीड़ित। और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक हमारे दाहिनी ओर, अब से दिखाइएगा, दाहिनी ओर नदी है और नदी के किनारे जब जो भी गांव है वो गांव जब बाढ़ से घिर गया और अनाज इनके पास बचा नहीं है, तो सरकारी जो अन्न आता है, जो खाना आता है, उसका इंतजार किया जा रहा है। तो कमोबेश बिहार के कई इलाके जहां पे बाढ़ ने कहर बरपा रखा है, वहां पे लोग ऐसे ही तटबंध पर रहने को मजबूर हैं और किसी तरीके से जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है, सिर्फ ये दिखाने की कि लोगों की समस्या क्या है ताकि ये उनकी समस्या सरकार तक पहुंच सके। कैमरामैन अभिषेक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दरभंगा।
एनसीपी सदस्य शरद पवार ने सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मौजूदा मरकजी हुकूमत दीगर पार्टियों से जुड़े सियासतदानों को सरकारी एजेंसियों के जरिए हरासा कर रही है। सियासतदानों को बीजेपी में शामिल होने के लिए लालच दी जा रही है और शमूलियत से इनकार करने पर इन सियासतदानों को ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके डराया धमकाया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे अमित राय इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमित, चुनाव करीब है और शरद पवार का इस तरह बयान सीधे मरकजी हुकूमत पर, केंद्र सरकार पर इल्जाम लगाया है, चुनाव में क्या कुछ असर पड़ेगा इससे? लेकिन इसी तरह से लगातार जो है शरद पवार द्वारा जो है सरकार पे लगातार आरोप जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि लोगों को जो है ईडी सीबीआई का जो है सरकार की तरफ से दुरुपयोग किया जा रहा है और लोगों को डरा धमका कर जो है दूसरी पार्टी यानी उनकी खुद की पार्टी बीजेपी में जो है उन्हें शामिल किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अभी 2 दिन पहले जो है मुंबई एनसीपी के जो अध्यक्ष थे सचिन अहिर, उन्होंने जो शिवसेना जो है ज्वाइन कर ली। उसके बाद चित्रा वाघ जो है जो महिला विंग की प्रेसिडेंट थी एनसीपी की, उन्होंने जो इस्तीफा दे दिया। उनके जो है बीजेपी में शामिल होने चर्चाएं चल रही हैं। वहीं अगर उनके तीसरे जो बड़े नेता मधुकर टीचर जो शरद पवार के दाहिने हाथ माने जाते थे, वो और उनके जो बेटे हैं वैभव जो अकोला से विधायक हैं, उन दोनों ने भी पार्टी की इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि शायद 21 तारीख को जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में जिस तरह से एनसीपी पार्टी जो है लगातार टूटती जा रही है, उनके नेता बीजेपी शिवसेना में शामिल होते जा रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री खुद विधायकों को फोन करते हैं और सरकारी एजेंसियों की मदद से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो उनकी एनसीपी महिला विंग की अध्यक्ष चित्रा वाघ जो है रिजाइन दिया, जो बीजेपी में शामिल होने वाली है, उनके पति पर एसीपी का केस जो है वो दर्ज है और चित्रा पर दबाव डालकर जो है उसकी पार्टी जो है चेंज कराई गई है। कानून का राज नहीं यहाँ पे लग रहा है, यहाँ लग रहा है कि खुद सत्ता का दुरुपयोग जो है सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप शरद पवार ने लगाया है। साथ में उन्होंने ये कहा था कि जिस तरह से कर्नाटक के मंत्रियों से मुंबई में गलत व्यवहार हुआ और कर्नाटक कांड के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार अस्थिर करने का प्रयत्न जो है बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो कई सारे आरोप जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी को उनके केंद्रीय नेतृत्व पे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव नजदीक है, ये माना जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर तक चुनाव होंगे और अगले महीने जो आचार संहिता जो है लग सकती है। अभी एक चीज और जानना चाहेंगे कि शरद पवार पहले लीडर नहीं है, बड़े लीडर की अगर हम बात करें जिन्होंने इस तरह का इल्जाम लगाया है। मगरबी बंगाल की हम बात करें तो ममता बनर्जी भी इस तरह के इल्जाम लगा चुकी हैं, तो क्या बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन आया है इस इल्जाम का? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो है पुणे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शरद पवार द्वारा। अभी तक बीजेपी की तरफ से जो है इस पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया हुआ है, लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से उनकी पार्टी के लोग जो है लगातार छोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, इसकी वजह से एनसीपी पार्टी पे खासा असर पड़ा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस एनसीपी जो है अभी तक सीटें जो फाइनल नहीं कर पाई पूरी तरीके से। हालांकि शरद पवार कहना है कि 240 सीटों पे जो है दोनों का बातचीत जो है पूरी हो गई। कुछ सीटें हैं जो कि सहयोगी पार्टियां हैं, उनके बारे में जो है विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन हमने देखा था कि तो पिछले लोकसभा चुनाव में भी आखिरी वक्त तक जो सीटें फाइनलाइज नहीं हुई थी, तो एनसीपी कांग्रेस में भी लगातार मन मुटाव जो है चल रहा है। हमने ये भी देखा था कि जिस तरह से शरद पवार ने कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता राधाकृष्ण विखे पाटिल पे जो है लोकसभा चुनाव के समय आरोप लगाया था, उनके परिवार का आरोप लगाया था, उसी की वजह से जो है राधाकृष्ण विखे पाटिल और उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन कर दी और राधाकृष्ण विखे पाटिल को गृह मंत्री बनाया गया। तो कहीं न कहीं एक दूसरे नेताओं पर भी दोनों ही पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। तो खुद के पार्टी से जिस तरह से नेता जो है दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, उससे शरद पवार उसकी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई है। अभी और भी देखा, हमने देखा था कि नेता ने बीजेपी ने पहले भी कह दिया था कि बहुत सारे ऐसे नेता है कांग्रेस एनसीपी के जो संपर्क में है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कुछ दिनों पहले कहा था कि बहुत सारे नेता जो है उसके संपर्क में है और जो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में लगातार जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टियां और भी प्रयास लगा रहे हैं, कुछ और लोग जो है छोड़कर बीजेपी शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं जैसे भी चुनाव नजदीक आएगा। ऐसे में कांग्रेस एनसीपी की स्थिति जो है खराब होती नजर आ रही है और एनसीपी मुखिया शरद पवार जो है पूरी तरीके से जो है घबराए हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार अगर इतने बड़े बड़े नेता जो छोड़ के चले जाएंगे, और लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ था, कई सारे लोग जो छोड़ के चले गए थे बीजेपी, तो कहीं ना कहीं पार्टी का अस्तित्व न खतरे में पड़ जाए। चलिए अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है इंतखाबात सर पर है और इस तरह के इल्जाम और जवाबी इल्जाम का सिलसिला वो जो है लगातार जारी। बहुत बहुत शुक्रिया अमित राय से तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। आरजेडी में इंतशार का सिलसिला जारी है। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे साबिक मरकजी वजीर अली अशरफ फातमी आज जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि अली अशरफ फातमी अपने हामियों के साथ जेडीयू में शमूलियत इख्तियार करेंगे। इस मौके पर बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे।
पार्टी से कोई एक तिनका भी घसकता है तो कुछ न कुछ नुकसान होता ही है, लेकिन पार्टियों में आना जाना भी बना रहता है। कुछ लोग जाते हैं तो कुछ लोग आते भी हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो शिफ्ट कर रहे हैं तो वो अकेले शिफ्ट नहीं करेंगे, उनके जो फैन फॉलोइंग होंगे, उनको जो लोग नेता मानते हैं, उनके साथ सैकड़ों हजारों लाखों लोग शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये बड़ा झटका आरजेडी के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के तहत आज अवाम से बात की। इस मौके पर इन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। पीएम ने कहा कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिशें जारी है और मीडिया ने भी पानी के तहफ़्फ़ुज़ में कोशिशें की हैं। इसके अलावा इन्होंने चंद्रयान 2 पर भी बात की। इन्होंने कश्मीर के हवाले से कहा कि कश्मीर के अवाम मेन स्ट्रीम से वाबस्ता होना चाहते हैं। कश्मीर के छोटे छोटे गाँव की भी तरक्की हो रही है। इन दिनों हिंदुस्तान के दिलों को झकझोर दिया है। जल संरक्षण को लेकर देश भर में अनेक विध प्रभावी प्रयास चल रहे हैं। लोगों ने पारंपरिक तौर तरीकों के बारे में जानकारियां तो शेयर की है। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं। सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है, बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। 2019 भारत के लिए बहुत अच्छा साल रहा है। हमारे वैज्ञानिकों ने मार्च में ए-सैट लॉन्च किया था और उसके बाद चंद्रयान 2 ए-सैट मिसाइल से महज 3 मिनट में 300 किलोमीटर दूर सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता हासिल की। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण की तस्वीरों ने देशवासियों को गौरव और जोश से प्रसन्नता से भर दिया। जम्मू कश्मीर में कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम बैक टू विलेज कार्यक्रम का आयोजन जून महीने में हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम हर 3 महीने पर आयोजित किए जाने चाहिए। इस कार्यक्रम में पहली बार बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारी आपको बता दें कि लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम जारी है, जिससे अमित शाह इस वक्त खिताब करें। आपको सीधे वहीं नहीं चलते हैं। इसमें 1 नंबर का स्थान प्राप्त करने की योजना बनाकर एसएसआई इंडस्ट्री को भी फोकस किया है, परंपरागत ऊर्जा को भी फोकस किया है, हैंडीक्राफ्ट्स को फोकस किया है, फूड इंडस्ट्री को फोकस किया है, फिल्म को भी फोकस किया है और अब लॉजिस्टिक, डिफेंस, फार्मा और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी फोकस करने का इन्होंने काम किया है। बैंकों की सेवा में भी काफी विस्तार किया है और सबसे बड़ा काम अगर योगी आदित्यनाथ ने कहा है जो इंडस्ट्री के निवेश करने वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को बहुत अच्छा करेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करने वालों के लिए सबसे बड़ी अगर कोई बाधा थी तो यहां की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति थी। योगी जी ने 2 साल के अंतराल के अंदर ही 17 में चुनकर आए, हम 19 में खड़े हैं। 2 साल के अंतराल के अंदर ही उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति के अंदर जमीन आसमान का अंतर लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया। और मैं मानता हूं इतने बड़े प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार का विकास करना है तो जब तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक ना हो नहीं हो सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इन्होंने इसी विजन के साथ, चाहे रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविल एविएशन का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जलमार्ग बनाने हो या अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के रोड बनाने हो, मुझे मालूम है उनके 5 साल की कार्य योजना। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं 5 साल के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बनेगा। इस प्रकार की योजना लेकर योगी जी चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है पारदर्शी प्रशासन देने की। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रशासन का राजनीतिकरण इतना हुआ था कि जिसके कारण पारदर्शिता कहीं दूर दूर तक दिखे। फोकस ही प्रशासन का
प्रशासन पर न रहते राजनेताओं को खुश करने में रहता है। मैं कोई सरकारों के नाम लेना नहीं चाहता। आगे बढ़ेंगे। यूपी के बस्ती में टोल प्लाजा पर बीजेपी लीडर और टोल मुलाजमीन के दरमियान जबरदस्त झगड़ा हुआ। टोल मुलाजमीन पर इल्जाम है कि आईडी दिखाने के बावजूद भी बीजेपी लीडरों की पिटाई की गई। इसके बाद एबीवीपी कारकुनों ने टोल प्लाजा पर पथराव किया। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी ने 3 टोल मुलाजमीन को हिरासत में लिया। इसके बाद मामला शांत हुआ। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।